हफ्ते के आखिरी दिन तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक और ऐतिहासिक दिन के लिए, जहां खुलते ही बाजार बनाएंगे नए रिकॉर्ड और 60,000 के होंगे आपको दर्शन। सेंसेक्स में पहली बार और निफ्टी भी 18,000 की तरफ करेगा अपना कूच। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस हिस्टोरिक दिन पर और स्पेशली जब वीकेंड पर भी नजर है, आपको बाजार में किस तरह की बनानी है रणनीति, नई लिस्टिंग भी होने वाली है, उस पर भी लेंगे सर की राय। सबसे पहले तो आज की ट्रिगर। लंबे 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 समय बाद दीप आज है ना, फ्राइडे वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। सही बात। मतलब फ्राइडे की फीलिंग सबसे ज़्यादा तो लोगों को इस वजह से आती है कि बहुत थक गए 4-5 दिन काम कर करके। हालांकि हफ्ता बड़ा एक्शन पैक रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद आज कल की रिकवरी और आज जो मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगता है कि अभी 2-4 दिन और काम करवा लिया जाए तो कोई टेंशन है नहीं। तो संकेत बहुत ही बेहतरीन है और इसी के दम पर बनेंगे नए रिकॉर्ड। आइए, आज की बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स आप देख लें, और बड़े ट्रिगर्स में अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी होती दिखी, उम्मीद से कहीं बेहतर। लगभग 500 अंक उछलता हुआ दिखा है डाउ, और नैस्डैक और S&P ने भी उतनी ही दमदार तेजी दिखाई है आज के कल रात के सेशन में। तो एक बढ़िया संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त अमेरिकी बाजार से। कच्चा तेल जरूर थोड़ा आग लगाता हुआ नजर आया है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंता की बात तो है ही कि जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं कि बाकी चीज़ों के साथ साथ ये भी ऊपर है। IT शेयरों के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। एक्सेंचर ने अपना गाइडेंस बढ़ाया है और साथ ही दमदार नतीजे पेश किए हैं कि दुनिया भर में IT कंपनियों के लिए अच्छा समय, अच्छे दिन चल रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा एथेनॉल की सप्लाई करने वाली कंपनियां आज बड़ी फोकस में। शुगर कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। और एक और ट्रिगर जो इसमें मिसिंग है, सनसेरा इंजीनियरिंग की लिस्टिंग और पारस के IPO को बम्पर रेस्पॉन्स। जगह ही नहीं बची सर। इतना एक्शन हो रहा है बाजार में, रोज इतने टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं कि कैसे सबको छोटा करें, यही नहीं समझ में आता। ठीक बात। पर आज की बड़ी बात सर, सीनियर सिटीजन बनने के लिए तैयार सेंसेक्स? बिल्कुल ऐतिहासिक स्तर है जो 60,000 पहली बार दिखेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब ये वो लेवल्स हैं 18,000 के निफ्टी के जिसके पास हम पहुंच रहे हैं 17,000 के। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर जब मैंने करियर की शुरुआत की 93 में, तब अगर किसी को ये बोले कि होता था तब, याद है सर? मुझे सीरियसली याद भी नहीं है, मेरे ख्याल से होता था तब करीबन 4,000 के आसपास। अच्छा, 4-4,500 के आसपास हुआ करता था। और मुझे अच्छे से याद है, एक बार है ना दीप, है ना 6-6,500 सेंसेक्स हुआ था। तब एक लीडिंग म्यूचुअल फंड था, उन्होंने अपनी स्कीम्स बंद कर दी थी कि हम और सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, मार्केट ओवर हीटेड है। सोचिए, वहाँ से आप 60,000 पर हैं। मतलब पॉइंट ये है कि इस मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरती, 60,000 भी एक नंबर ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन इस नंबर की खासियत क्या है? इस नंबर की एक ही खासियत है, और वो खासियत आप जो ये मतलब हमारे जो अभिमन्यु, रॉबिन हुड्स जो पिछले 1.5 साल में मार्केट में आए, उनके लिए नहीं है। उन्हें इस नंबर की खासियत पूछनी चाहिए अपनी 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले। मार्केट में जो लोग हैं उनसे अगर आप जाकर पूछ सकते हैं तो पूछिए इस नंबर की खासियत क्या है। वो एक ही चीज़ आपको कहेंगे कि हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ये दिखेगा। और आज मैं आपको कहता हूँ, आप ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकते। मैं आपको बोलूँगा आपको सेंसेक्स 5 लाख भी दिखेगा तो आप कहेंगे हम तो सोच भी नहीं सकते, और ये भी होगा। हाँ, आप हम रहे न रहे, सेंसेक्स रहने वाला है, निफ्टी रहने वाला है, और वो सब लेवल दिखेंगे जो आप सोच सकते हैं और नहीं सोच सकते वो भी दिखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप पिछले 2 जनरेशन, 1 जनरेशन से ये कंफर्ट लें, कॉन्फिडेंस लें कि जो नहीं सोचा वो हो सकता है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको ये दिखाती है कि लंबे समय तक आप बाजार में अगर टिके हुए हैं तो वो सब कुछ होगा जो आप इस बाजार से चाहते हैं। सवानों से 3.5 अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप मतलब इस मार्केट को 9 साल से 35 साल दें तो फिर चीज़ अलग होगी। सो अल्टीमेटली सबसे बड़ी चीज़ है, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आज से। और दूसरी चीज़ एक और है, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है, अगर आपको स्टॉक एडवाइस पर किसी पर भरोसा नहीं है, खुद पर भी नहीं है, तब भी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट कर लें, इन फंड्स में इन्वेस्ट कर लें जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तब भी आपके उतने पैसे बनेंगे कि आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छे से होगा। और रिटायरमेंट के बाद आप ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि पैसे वाले फील करेंगे काम करने के बजाय, सिक्योर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो मेरे ख्याल से 60,000 के लेवल पर जब हम सेंसेक्स को देखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सारे व्यूअर्स से कम किसी न किसी एक अनुभवी आदमी के पास जाकर पूछे जरूर कि जब आपने शुरुआत की थी, आप हमारी उम्र में थे, क्या सोचते थे और क्या हुआ है। बिल्कुल सर। इससे आप
अपने बारे में अंदाजा लगा पाएंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में अंदाजा लगाएंगे कि कैसी वेल्थ बनेगी। सेंसेक्स में मार्केट का कनेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप वैसे देखें ऑस्ट्रेलिया के निफ्टी तो आप लोगों के सामने ही आया था, वो भी 18,000 पे आने वाला है, तो कनेक्ट किधर ज़्यादा है मार्केट का अगर आप देखें वैसे इमोशनल जो एक कनेक्ट होता है? फ्रेंकली इमोशनल कनेक्ट सेंसेक्स का ही है, और जाहिर सी बात है कि एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी आप कह सकते हैं, एक तरह से वन ऑफ द ओल्डेस्ट BSE है, तो उस लिहाज से हमेशा से रहा है। लेकिन जब से निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होना शुरू हुआ, मतलब ब्रॉडली ट्रेड होना, एक ज़माना था जब मैं भी सेंसेक्स के लेवल से मार्केट का एनालिसिस करता था, वो टाइम था क्योंकि तब इनके फ्यूचर्स ट्रेड नहीं होते थे और यही डायरेक्शन के तौर पर माना जाता था। अब भी डायरेक्शन के लिए सेंसेक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक लीडिंग फैक्टर है। ट्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी आ चुका है, निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, तो जहाँ एक्चुअल एक्शन ट्रेडिंग के लिहाज से ज़्यादा है, सेंसेक्स के फ्यूचर्स भी हैं लेकिन वहाँ वॉल्यूम कम है, थोड़े कम पॉपुलर है ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से अनडाउटेडली सेंसेक्स के 60,000 देखने सुनने में मतलब अलग ही फीलिंग, मज़ा ही अलग है, वो फील अलग है कि हम 60,000 का सेंसेक्स देख रहे हैं। बिल्कुल वो वाली बात। चलिए, आज दो ऐतिहासिक स्तर आ सकते हैं। ओपनिंग पर 60,000 तो सेंसेक्स पर सबकी नज़र है ही, कुछ 12 पॉइंट्स ही दूर है, पर साथ ही निफ्टी पर भी रखें नज़र, क्योंकि यहाँ पर भी माफ़ कीजिएगा 112 पॉइंट दूर है, बट माफ़ कीजिएगा, बट निफ्टी पर भी 18,000 ये लेवल्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे हो सकता है सर बाजार के लिए। और ग्लोबल मार्केट्स का क्या योगदान आ रहा है सर? कल भी 500 पॉइंट्स ऊपर डाउ निकल गया ना डर। मेन प्रॉब्लम क्या है, जब तक इवेंट आपको पता नहीं है तब तक डर होता है, और रिएक्शन पहला आता है, चाहे वो एवरग्रैंड हो चाहे फेड की मीटिंग हो। हाँ। अच्छा, दोनों से कोई ऐसा खास पॉजिटिव नहीं आया, मतलब फेड की मीटिंग पे कल कुछ नहीं हुआ, परसों मतलब, और कल देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ गए, है ना, बॉन्ड मार्केट में एक दिन और अच्छे से बढ़े, काफी तेज बढ़े, एक दिन बाद बढ़े 10 बेसिस पॉइंट, 10-12 बेसिस पॉइंट बढ़ गए, 31 देखा था हमने कल। एक दिन लेट रिएक्शन आया है लेकिन आ गया, ठीक है। एवरग्रैंड वहाँ पर मान रहे हैं कि भाई बच जाएगा, लेकिन फिर भी चिंताएं अभी भी, कल फिर रिपोर्ट्स आने लगी और नेगेटिव आने लगी। लेकिन अब क्या है, एक बार जब इवेंट निकल गए ना तो डर खत्म हो गया, जो है वो है। अब है ना, उस इवेंट का आप और मैं मेरी मर्जी से एनालिसिस करूं, आप अपनी मर्जी से करें, वही हो रहा है। सो इसलिए बाजारों में देखिए, जब तक वो कहते हैं कि जब तक पैसा बरस रहा है, जब तक हरे हरे डॉलर्स आ रहे हैं, तब तक कहाँ मंदी होगी। 100% इसमें कोई डाउट नहीं कि लिक्विडिटी फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है और वो फिलहाल खत्म होने और कम होने की तैयारी में नहीं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताऊँ आपको, कौन से आप हमारे बाजार 100% FI डिपेंडेंट है। नो डाउट FIs अपने आप में एक तगड़ी फोर्स है, उसमें कोई डाउट नहीं। आज मैं आपको बता सकता हूँ, हिंदुस्तान के जो म्यूचुअल फंड है, मतलब कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, ओवरऑल पूरी पोजीशन में देखें तो किसी भी FI से बहुत बड़े हैं जी। सो हमारे पास ताकत है फंड्स की, हमारे पास रिटेल पार्टिसिपेशन की ताकत है, चाहे वो AIF हो, PMS हो, रिटेल का डायरेक्ट पैसा हो, एडवाइजरीज हो, इतना लिक्विडिटी फ्लो है और लोगों ने पिछले 1.5 साल में पैसा सिर्फ यही बनाया है, तो वो भरोसा जल्दी टूटने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कंफर्ट आपको 50,000 के सेंसेक्स पर रहेगा वो 60,000 पर कभी नहीं रहेगा, 17,000 की निफ्टी पर रहेगा वो 18,000 पर नहीं रहेगा, वो तो होना ही और होना भी चाहिए जी। कि आप, तो इसका एक ही फॉर्मूला, एक ही सॉल्यूशन था कि जितना मार्केट तेजी से माफ कीजिएगा, जितना बाजार ऊपर जाए उतना आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना है बस। क्योंकि एक ही सबसे बड़ी रिस्क और सबसे बड़ी चीज मैंने 30 सालों में देखी है, जब से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूं, 28 साल समझ लीजिए पूरे, जितना तेजी का मार्केट होता है उतना लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों कि अब यही नहीं चला, यही ले लेते हैं। करेक्ट। अगर वो ही नहीं चला तो उसकी कोई रीजन होगी। तो अगर आपने वो, कई बार होता है ओवरसाइट, अच्छे स्टॉक्स हैं, कम लिक्विड स्टॉक्स हैं, MNC कंपनियां हैं, फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है, फंड का इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं चलते हैं, वो अगर रीजन है और आपने चेकलिस्ट को टिक कर दिया है तब तो ठीक। सिर्फ इसलिए कि अब मतलब कोई एक टॉप क्लास कंपनी चली है इसलिए एक कचरा क्लास कंपनी भी उसी सेक्टर की चलेगी, चल भी सकती है और चलेगी भी, लेकिन आपको नहीं लेना है। सो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपको अच्छी क्वालिटी में आ जाना है। करेक्ट। क्योंकि हर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक कितना ही करेक्शन आ जाए, उस करेक्शन के बाद जब तेजी बनती है वो पिछले हाइस को पार करता है, नया था। अब फॉर एग्जांपल इन्फोसिस देखिए, वो विशाल सिक्का साहब के टाइम से लेकर 50 चीजों को लेकर कितनी बार कितने लाइफ में तक चला गया था, हुआ ना सब, आज का है लाइफ हाई पर। सो जहाँ क्वालिटी है
वहाँ क्वालिटी है। और बस मेरा एक ही फॉर्मूला जो मैंने इतने बार फॉल से सीखा है, इतने बार यूफोरिया से सीखा। और प्रॉब्लम क्या दीप, जैसा अभी सेंसेक्स 10,000 पॉइंट, निफ्टी 1000 पॉइंट 24 दिनों में बढ़ रहा है, सेंसेक्स 10,000 पॉइंट 240-45 दिनों में, 230 दिनों में फास्टेस्ट रैली अब तक की पॉइंट्स के हिसाब से देखें। और हमेशा ही होता है जो रैली जो जितनी ऊपर के लेवल पे बनेगी और जितने लास्ट लेग में आप पहुंचोगे उतनी फास्ट होती जाती है, और उसी में पैसे बहुत बनते हैं। और उसमें अगर आप टाइम करके जल्दी निकल गए तो गए काम से, करेक्ट। इसलिए आपको रैली का लास्ट, मैं ये नहीं कह रहा ये रैली का लास्ट लेग है, हमारे टारगेट 21,080 के निफ्टी के इंटैक्ट है, लेकिन पॉइंट है कि वो अगर आपने मिस कर दिया तो आपने जितने लंबे समय तक सेका है, पकड़ के रखा है वो स्टॉक, फायदा क्या है? जब वो चलना शुरू हुआ और जब उसने फास्ट रिटर्न देने शुरू किए तब आपके पास नहीं है। इसलिए पकड़ के रखिए अच्छी क्वालिटी के शेयरों को, कोई चिंता मत कीजिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो बढ़िया क्वालिटी शेयर्स को पकड़ के रखिए, कोई चिंता नहीं है। काफ़ी सारे स्टॉक्स पर आपकी राय लेनी है सर, नई लिस्टिंग पर भी बात करेंगे, पर क्योंकि मार्केट की बात पहले निकली, एक बार पहले स्ट्रैटेजी कर लेते हैं और फिर बात करेंगे। कल ही की तरह आज भी एक भी ट्रिगर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, माफ कीजिएगा। कल भी हमने सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव, एक न्यूट्रल रखा था, करेक्ट। आज भी सेम वही है, सिर्फ एफएनओ का न्यूट्रल है, बाकी सारे के सारे 6 के 6 ट्रिगर में से 5 पॉजिटिव हैं। कल भी एच, और कल दीप आपने 3:20 पर आपने सही पॉइंट आउट किया, लंबे समय बाद हमने कहा कि ओवरनाइट पोजीशन में रखने में समझदारी है। देखिए आप कितनी तगड़ी तेजी बनती हुई दिखी अमेरिका में। 17,775, 17,800 बहुत ही छोटा, बहुत ही नजदीक का सपोर्ट लेवल दिया है, जहां आप बंद हुए 17,825 पर, ठीक है। पहला सपोर्ट लेवल यहाँ है, इसके नीचे जाने पर ही हल्का फुल्का कमजोरी का संकेत आएगा, और तब 17,600, 17,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। आएगा ही नहीं वैसे, लेकिन मेरा काम लेवल देने का है, ये डिसाइड करने का नहीं कि नहीं आएगा, इसलिए मैं लेवल दे रहा हूँ। ऊपर कितना जा सकते हैं? खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन, पता नहीं। 17,875, 17,925 छोटा एक लेवल हो सकता है, 17,975, 18,050 ये लेवल हो सकता है। और कल ही हम तो बात कर रहे थे कि 18,000 के पार निकलने को तैयार तो है ही। बैंक निफ्टी 37,500, 37,675 दिन की छोटी रेंज है, 37,250, 37,400 दिन की बड़ी जोन के तौर पर है, जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो किसी का इनविटेशन का इंतजार मत कीजिए, 100% बैंक निफ्टी ले लीजिए। 37,250, 37,400 बेसिकली 37,100 से लेकर 37,400 की रेंज बैंक निफ्टी पर, ये 300 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट हो जाएगा अब। और एक बार 38 पार किया तो फिर तो कहने ही क्या। तो ऊपर की रेंज एक छोटी सी है, 38,000, 38,100 के आसपास, 38,112 का लाइफ हाई है बैंक निफ्टी का, वहाँ पर हल्की रुकावट है। इसके पार निकले 38,300, 38,450 तक जा सकते हैं, ये बड़ी जोन आपके लिए। ठीक है सर, तो चलिए ये तो बड़ी लेवल रहेगी। आज की ट्रेडिंग रेंज अगर आज इसकी बात करें तो क्या निकल कर आ रही है सर? 17,775, 17,875। और मैं आपको बहुत क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं, ऊपर के सारे लेवल अंदाज के अब तो नए ब्लू स्काई से, अच्छा डेटा में भी नहीं है। आज सीरीज का पहला दिन है, भले वीक मंथली है, लेकिन डेटा छोटे हैं। तो 17,775, 875, 17,700, 17,925, 17,650, 17,950, नीचे के लेवल सब सही है, वो बराबर निकाले हुए, ऊपर के अंदाज से, ठीक है। बैंक निफ्टी 37,675, 38,000 छोटी रेंज, 37,400, 38,100 मीडियम रेंज, ज़्यादा संभावना है इसी रेंज से काम चलाने। बड़ी रेंज के तौर पर 37,300, 38,300 ये आपके लिए हो सकती है। अब आइए एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 3% बढ़कर आई है, 58% से 61%, ठीक है। पुट कॉल रेशियो कल जितनी एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग होनी थी हो गई। कल हमने कहा भी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार, 1.15 से 1.46 आया। अब आज के सेशन में एक ही चीज है जो आपको कंफर्ट कम देती है, हायर पुट कॉल रेशियो। ओवरबोट नहीं है लेकिन हाई है। अब आपके पास शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है, आपको फ्रेश खरीदारी ही चाहिए। इसलिए आज के सेशन में फंड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या 60,000 के सेंसेक्स पे, क्या 18,000 के नज़दीक के निफ्टी पर फंड्स इसी लेवल पर इतना बड़ा पैसा लगाने को तैयार है, यानी ये बड़ी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना। करेक्ट। विक्स अनचेंज है, ठीक है, 1660, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। पोजीशन सर फिर मौजूदा 17,650, ये आपके लिए डे ट्रेड के लिहाज से स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं, आपको पॉइंट से दूर लगेगा। और जब भी आपको पॉइंट से दूर लगे परसेंटेज में कर लीजिए। कल मैं सोच ही रहा था दीप कि कल जैसे निफ्टी 276 को 350 पॉइंट, याद नहीं आता पिछली बार कब 350 पॉइंट हुआ। फिर परसेंटेज में मिला के देखा, अरे ये तो खाली मुश्किल से 1.5% ही है, तो 1.5% कौन सा ज़्यादा होता है। करेक्ट। तो अब है ना, हमें धीरे धीरे, हमें मतलब मुझे भी, आपकी तो बात छोड़ दीजिए दर्शकों की, तो मुझे खुद को भी
धीमे धीमे मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले कई कई दिनों से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पॉइंट से परसेंटेज में जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि क्या है पॉइंट्स अब मेरे को ऐसा लगता है, अब जैसे मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ, और 18,000 2.25 पॉइंट, अब 2.25 पॉइंट तो 1% हुआ ना, 1% में कौन सी बड़ी बात है। सो वो माइंड सेट बदलना ही पड़ेगा। अब 950 पॉइंट, और लोग फिर पूछते हैं अरे 1000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ गया, 1000 नहीं 1.5%, 2%, मतलब तो वो परसेंटेज में अब हमें माइंड सेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब मूव 200 पॉइंट के निफ्टी में कभी भी आएंगे और उससे हमें घबराना नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम मालूम है क्या हुई, जिस दिन डाउ 614 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, उस दिन तो पॉइंट से डर रहे हैं, एसजेक 250 नीचे है, 200 नीचे, अरे 200 नहीं 1% नीचे, 1% कौन सी बड़ी बात है। हो सर ये माइंडसेट हमें भी बदलना है, हमारे दर्शकों को भी बदलनी है, तो ही आप है ना ढंग से ट्रेड कर पाएंगे, ये समझना जरूरी है। आइए स्टॉप लॉस 17,650, 17,550, बैंक निफ्टी 37,000 आपका इंट्राडे, 37,500 माफ कीजिएगा, इंट्राडे स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस दूर का आ रहा है 37,150 का। आज एक बार यही रखिए, बाद में हम इसको चेंज करेंगे मौका पड़ने पर। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो कायदे से होनी तो नहीं चाहिए, लाइफ हाई पर अगर बंद हो रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी वगैरह, फिर भी 17,850 एक और रख लीजिए आपके, अब मतलब फिर से हाई पर बंद हो, नए हाई पर, या 17,850 कल का हाई पार करे जो कि 17,843 का है, तो फिर काट लीजिए, फिर किसके लिए इंतज़ार करना, छोड़ो ना। मुझे याद है 16,000 पर भी इतने फ़ोन आते थे मुझे कि सर हमारा 15,000 का निफ्टी शॉर्ट है, 2,000, 3,000, 5,000 क्या करें, 16,500 पे, 17,000 पे, हर लेवल पे मैंने कहा जितना शॉर्ट है उतना काट के डबल कर लो, जितना आप शॉर्ट साइड में खड़े रहे हो इंतजार किया उतना लॉन्ग साइड पे खड़े रह जाओ। अगर आपकी खड़े रहने की ताकत है तो पक्का है, ये पक्का है कि 15,000 आएगा कि नहीं आएगा, 12,000 आएगा नहीं आएगा, मैं कह नहीं सकता, आ भी सकता है, कह नहीं सकता, लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि 20,000 भी आएगा, 21,000 भी आएगा। आपका जितना लॉस है उतना तो कवर हो जाएगा अगर आप खड़े रहेंगे। सो शॉर्ट में आप कभी भी कोई जीरो तो हो जाने वाला है, कोई गोदरेज का ताला तो लगेगा नहीं एक्सचेंज पे, ठीक है, लेकिन ऊपर तो स्काई इज द लिमिट ना। मैं वही बोल रहा हूँ, 2 जनरेशन पहले किसी को पूछो ना, किसने सोचा था 60,000 दिखेगा, तो वैसा है। सो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखें 17,850, बैंक निफ्टी पर 38,150, लाइफ हाई के थोड़ा ऊपर का, क्लोजिंग बेसिस पे 38,000 का, इनफैक्ट 37,800 के ऊपर भी बंद हो तो काट लेने में समझदारी है। ठीक है। अब आइए नई पोजीशन बता दूं दीप, निफ्टी खरीदना है, स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, सोच समझ के दे रहा हूँ, 17,650 का, बाद में इसको रिवाइज करके हम ऊपर की तरफ लेंगे और वो होगा 17,775, सीधा 125 पॉइंट ऊपर का, 17,875, 17,925, 975, 18,000, ये 4 टारगेट है निफ्टी में खरीदारी करने के लिहाज से। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर करना चाहें तो मेरी राय नहीं है, 18,000 के नज़दीक एक चांस ले सकते हैं, जितना 18,000 के नज़दीक बेचें ठीक है, 18,050 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे के जो टारगेट बनेंगे वो 17,900, 17,850, 17,825 और 17,800, छोटे टारगेट्स हैं, ज़्यादा लंबे टारगेट है नहीं, कोई भी लेवल से 150-200 पॉइंट निफ्टी बस, इससे ज़्यादा नीचे आता नहीं है, और वहाँ पर आपको ले लेना है। ये निफ्टी की रेंज। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 37,300, 37,400 की रेंज में आए तो, आएगा नहीं, आए तो किसी भी वजह से, क्योंकि बीच में थोड़ा वो एशिया लाल में भी दिख रहा था, थोड़ा नीचे है, डाउ फ्यूचर भी ऊपर से हल्के हुए, तो अगर आ जाए तो ले लीजिए, किसी को पूछिए मत। 37,150 स्टॉप लॉस है, 37,500, 675, 775, 3 ही टारगेट, छोटे दीप, ज़्यादा मतलब बहुत वीकेंड सेशन है, सोच समझ के कम ही दिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, 37,500 का आपका स्टॉप लॉस है, खरीद लीजिए, अभी ले लीजिए अगर फ्लैट खुले तो। 37,975, 38,100 2 टारगेट, 38,300, 38,450 2 और टारगेट, बस टारगेट कम ही आज। मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, जितना रेंज बाउंड मार्केट होगा उतने टारगेट ज़्यादा आएंगे, और जितना ब्रेक से बाहर या एक तरफा मूव आएगा टारगेट कम हो जाएंगे, क्योंकि अब ये नई रेंज में चला गया, टारगेट कम है अपने आप में। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, मेरी राय तो ये ना करें, लेकिन मेरी राय, मुझे कोई गलतफहमी है नहीं कि सब सुनते हैं। 37,975, 38,125, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, करना ही है, एक चांस वहाँ ले सकते हैं, वहाँ बेच दीजिए। स्टिक स्टॉप लॉस 38,200 का होगा, काटना ही है, जैसे ही बेचो आप स्टॉप लॉस लगा लेना, इनफैक्ट डबल का लगा दो, काट के डबल करने वाला स्टॉप लॉस, तो ही करो। हाँ, तो ही करो, क्योंकि वहां से फिर, क्योंकि 38,112 का हाई है जी, उसके आसपास तक एक बार रुकना है तो रुकेगा, अगर वहां नहीं रुका तो फिर गया, तो फिर नया होगा, फिर रॉकेट है, बुलेट है, गोली है, जो भी हमारे मंजिल साहब बोलना चाहें। 37,850, 37,775,
675 550 बस इतने ही टारगेट, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी भी मंदी के वाली बात नहीं। आज टारगेट कम ही छोटी है। सिर्फ अग्रेसिव वालों को ही सेलिंग करनी है। हाँ, बाकी नहीं। कल भी यही था। हाँ, क्योंकि 37,000 रुपये वो चांस देखो, इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देता हूँ, लगा नहीं है एग्रेसिव ट्रेडर को। एग्रेसिव ट्रेडर वो है जो सौदा करते ही स्टॉप लॉस लगाए, वही है। ये मान के चले कि मेरा ट्रिगर होगा। हाँ, तैयार रहना चाहिए वो। फिर अगर आपका वो माइंड सेट, करो ही मत, कोई बात, कौन सा जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो है आपकी स्ट्रैटेजी और सारे लेवल्स। वायदा कारोबार बैन लिस्ट अपडेट सर। कैनरा बैंक आ गया है बैन में और सन टीवी बाहर चला गया है। बढ़िया है ये है। और एस्कॉर्ट्स, वोडाफोन, IRCTC, PNB, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये अभी भी बैन में है ही। डेटा भी समझे सर, जो बात चल रही थी, FIS DIS दोनों की तरफ से खरीदारी। शानदार आंकड़ा है, फिगर DIS का है बड़े लंबे समय, क्वालिटी वाइज अच्छे। 350 करोड़ की कैश में खरीदारी FIS की और 650 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स, 1000 करोड़ की खरीदारी नेट स्टॉक्स में, 742 करोड़ की खरीदारी नेट इंडेक्स फ्यूचर्स में। और क्या चाहिए। इसलिए आप नेट डेटा देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 2100 करोड़ की बिकवाली, कोई बिकवाली, इकाई की बिकवाली, किसकी बिकवाली। 3775 करोड़ के ऑप्शंस बेचे। ऑप्शन बेचना कोई कुछ नहीं, ऑप्शन जो करना है करने दो, दिमाग मत लगाओ। हमारा काम है फ्यूचर्स देखने का। बिल्कुल, वहां से संकेत आपको सही मिलेंगे तो वो खरीदारी के। 1173 करोड़ की खरीदारी DIS की भी है, दमदार है। ये आंकड़े हो गए। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। पुट कॉल रेशियो की हम बात कर ही चुके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, इसीलिए मैंने न्यूट्रल रखा है नंबर। नेगेटिव तो नहीं है, न्यूट्रल है। 17,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 17,800 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर कल ही जुड़े। कॉल स्पेस 25 लाख शेयर है। तो आपके लिए सबसे पहले 17,800 के लेवल पर नजर रखनी। तो मेरा ये मानना है 17,775, 17,825, ये 50 पॉइंट की रेंज, यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा बाजार। एक बार 17,850 के पार निकल कर ट्रेड करना शुरू किया, तब रॉकेट 17,900, 950, 18,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश, ये हो गया। ये आपके लिए लेवल। और उसके बाद हल्का फुल्का जो रुकावट का लेवल है वो 18,000 के आसपास है, 35 लाख शेयर, उसके पहले कुछ नहीं। बैंक निफ्टी डेटा बहुत ही कम है, 38,000 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है, 11 लाख शेयर है, उसके पार होने के बाद और तेजी बनेगी, 37,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा सर, आज तो काफ़ी सारी स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करनी है, नई लिस्टिंग भी है। पहले आपका स्टॉक ऑफ द डे, ये क्या है अनिल जी की तरफ से, ये ले लेते हैं। बताएं सर। एक बहुत ही बढ़िया कंपनी मुझे पसंद आ रही है दीप, महिंद्रा लाइफ स्पेस। ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इससे स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर मतलब स्टॉक ऑफ द वीक, मंथ, ईयर, जो आपको समझना समझ के रखिए। बेसिकली रियल एस्टेट शेयरों पे हम लगातार काफ़ी समय से बुलिश है, और अब मेरा फोकस पिछले 2-4 दिनों से उन रियल एस्टेट शेयरों पर जिनके पास लैंड बैंक बहुत है। ठीक है, जैकोब हमने कल परसों रिकमेंड किया था, भागता हुआ दिखाया, और फिर मैं कहूँगा उसे बेचने की जल्दीबाजी मत करिए, उसको रखिए। सेम सिचुएशन महिंद्रा लाइफ के लिए, लेकर होल्ड करिए इसको। स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक, बड़ा लैंड बैंक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, महिंद्रा का नाम है। और सबसे बड़ी बात कि अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की इतनी आई नहीं थी, और उसकी वजह ये कि मैं अभी थोड़े समय पहले अरविंद सुब्रमण्यम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, जो इनके MD है। इनका सिस्टम कैसा है, जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए तब तक वो इसकी इनकम लेते नहीं है। ओके, तो अब जो इनकम आना शुरू होगी ना, धड़ाधड़ आएगी। अगले 2 साल इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टॉक की, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने लायक गजब की आएगी, आप दंग रह जाएंगे। मैं को फिर से कह रहा हूँ, आप दंग रह जाएंगे कि ऐसी परफॉर्मेंस भी किसी आ सकती है। और ये मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, रियल एस्टेट में बेहतरीन मैनेजमेंट है, कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी कितनी, वो देखिए। अभी भी उतना प्रॉफिट बना नहीं, लेकिन 1 शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया है, क्योंकि पिछले 3 साल से इनके इन्वेस्टर्स को पैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिखा नहीं, अप्रिसिएशन नहीं था, तो उन्होंने बोनस दिया है। तो ये कंपनी का गेस्चर है इन्वेस्टर्स के लिए, जो दिखाता है। मेरे ख्याल से हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए इसको, और आप इसे रखिए। छोटे मोटे टारगेट अभी आपको बता दूं, 295, 305 और 320 के हैं। स्टॉप लॉस 272 का रखिए। लेकिन अगर इस स्टॉक में आप 50% से 100% का रिटर्न ना बनाए तो फिर लेना बेकार है। तो ये मतलब जो आप 60,000 के सेंसेक्स पे जहां आप भरोसा कर सकते, ठीक है, मार्केट के मूड के साथ 25-50 रुपए नीचे आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-15-20% का करेक्शन कभी किसी भी स्टॉक में हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं, वहां पर आपको फिर और खरीदना है। तो ये बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बढ़िया, तो ये है महिंद्रा लाइफ स्पेस। स्टॉक ऑफ द डे के हिसाब से आप लीजिए, बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं, निवेश करके भूल जाइए, बढ़िया रिटर्न्स ये दे सकता है। अच्छा सर, ये तो रहा स्टॉक ऑफ द डे, पर जो नई लिस्टिंग आज होने वाली है,
इस पर क्या करें सनसेरा इंजीनियरिंग? सनसेरा इंजीनियरिंग कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ कम अच्छी चीज़ें थी जो हमने पूरा विश्लेषण आईपीओ के वक्त किया ही। इसलिए हमारा ये कहना था कि हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग के लिहाज से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाएं, वही राय थी। और आप देखिए दीप, चूँकि जब आईपीओ बंद हुआ तब से अब तक मार्केट का मूड माहौल काफ़ी बदल चुका है, बेहतर हो चुका है, उसका फ़ायदा मिलेगा बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि जो क्यूआईबी कैटेगरी में एंकर बुक जो मजबूत बनी है उसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें है कि एंकर बुक अच्छी थी और क्यूआईबी कैटेगरी में इशू काफ़ी बड़ा 24-25 टाइम जहाँ तक मुझे याद है, तो उसका अब फ़ायदा मिलेगा कि इंस्टीट्यूशनल खरीदारी थोड़ी मिलेगी। मेरा ये समझना है लिस्टिंग होनी चाहिए 800-850 रुपये के बीच में कहीं। ओके। 745-44 का इशू प्राइस था, 744। आपको सिंपल 750 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और जैसे ये बढ़ते जाए अपना स्टॉप लॉस 50 रुपये नीचे ले, समझिए 850 हो गया, आप अपना स्टॉप लॉस 800 पे ले आओ, ट्रेल करते चलो, 900 हो गया 850 कर लो, ठीक है, 950 हो गया 900 कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस को ऊपर करते चले ताकि आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहे। बाकी बाजार के बदले मूड माहौल के साथ लिस्टिंग ठीक हो जाएगी। और अगर देखिए 8-10% ऊपर लिस्ट होता है, 15% ऊपर लिस्ट होता है, वो रीजनेबल लिस्टिंग है आजकल के माहौल में। और इसीलिए 10% का आपको मार्जिन ऑफ एरर हमेशा लेना होता है। और इसीलिए हमारा इरादा ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर पैसा लगाएं। देखते हैं फॉलो बाइंग कितनी आती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। तो चलिए ये है आपके लिए सनसेरा 750 के आसपास के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। बट 800 850 की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। पारस सर 300 गुना से ज्यादा रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड बन गया लग रहा था। वो कहते हैं पूत के पैर दिख रहे थे पालने में कि ये तो रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन मतलब मेरा ये पॉइंट है कि ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स आया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्योंकि एक तो ये कि नए ज़माने का अलग तरह का बिजनेस है जो डिफेंस एरोस्पेस मार्केट का इंटरेस्ट है। दूसरा कंपनी बहुत छोटी है, तो बड़े रेस्पॉन्स के पीछे ये कि जब आपको छोटी कंपनी और आपको पता है कि लिस्टिंग पे आपको रिस्क नहीं है नीचे जाने के, तो फिर आप आराम से खरीद लेते हैं। Correct. तो वही सिस्टम में आईपीओ में लगाने का 300 गुना भरा है, ठीक है। ऑफकोर्स जो संकेत है उसके हिसाब से फिर दुगुना पे तो लिस्ट हो गई होगा, इतना तो बनता ही है। उतना तो बनता है। हाँ, 200-250 रुपये ऊपर लिस्ट होना चाहिए इशू प्राइस है। तो बढ़िया रेस्पॉन्स आया है, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि लिस्टिंग दमदार हो जाएगी इसकी। लिस्टिंग दमदार होगी। चलिए तो इसकी लिस्टिंग पर रहेगी नजर सर। बट लिस्टिंग से डी लिस्टिंग वेदांता भारतीय बाजारों में नहीं बट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो उनके एडीआरस हैं ये डीलिस्ट करने जा रही है, क्या क्या मायने रखता है सर? ऐसे सिंपल है ना, बिना अंदर घुसे देखना है, सिंपल एनालिसिस करना है, तो भाई कोई मतलब नहीं वहाँ रखे एडीआर रखे हुए हैं फालतू में। एडीआर की भी फॉर्मेलिटी करो, कुछ भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो वहाँ भी भेजो, सबको इन्फॉर्म करो, कराओ। लिक्विड कम है तो क्या मतलब है रखने का। लेकिन हमारी तो आदत है जर्नलिस्ट है तो अंदर तो घुसेंगे, कुछ ना कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं और पढ़ने की कोशिश करूँ तो सिर्फ ये हो सकता है अगर वेदांता को कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन करना है, समझो बाय बैक करना है, डी लिस्टिंग करना है, जो उन्होंने पहले किया, तो हर एक्सचेंज की अप्रूवल लगती है आपको और उनकी भी लगती है, करेक्ट। तो ऐसा वहाँ पर लिस्ट रखे वेदांता को कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, वहाँ पर ट्रेडिंग करवा के भी कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। कई बार अप्रूवल डिले होती है, टाइम लगता है, हर एक्सचेंज अपना टाइम लगाता है, तो फिर क्यों ना डी लिस्ट करा के यहीं पर रखें एनएसई बीएसई। रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ये इसका मतलब क्या है कि कोई वेदांता का मैनेजमेंट कुछ आगे सोच रहा है। डीलिस्टिंग की बात आती है तो सवाल तो उठते हैं सर, क्योंकि किधर भी हो। उसका रीजन ये भी है दीप कि जो पुराना डीलिस्टिंग ऑफर था, अब जो नया ला सकते शायद दिसंबर के बाद नया ला सकते हैं, तो वो समय जितना नजदीक आ रहा है, अब हम 1 और 1 11 करना है तो ये हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो पर मतलब होगा या नहीं देखा, होगा या नहीं वो पता नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे तौर पर देखें तो टेक इट ऑन फेस वैल्यू। जो कंपनी कह रही भाई कि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, हम, लेकिन ये चीज़ तो सबको पहले पता भी होती है जब लिस्टिंग करवाते हैं कि वहाँ कितनी लिक्विडिटी होगी, कितना इंटरेस्ट होगा। लेकिन इसके बावजूद लोग एडीआर लिस्ट करवाते हैं तो वो सोच समझ कर करवाते हैं। तो मेरा ये समझना है वेदांता के चाहने वालों को मेरा दूसरा वाला वर्जन पसंद आएगा। इसका मतलब वेदांता आगे चलते हुए कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये है कि हमें डीलिस्ट तो करवाना ही है। कुछ सोच रहे हैं। एब्सोल्युटली। चलिए नजर रखेंगे, वेदांता आज फोकस में रहेगा, नई लिस्टिंग का भी इंतजार। आइए जो बाकी खबरों वाले शेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हैं तैयार। वरुण बताएं, गुड मॉर्निंग, क्या है आज के ट्रिगर्स? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो यहाँ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इस कंपनी पर नजर रखना। वैसे भी एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए उसका इंपैक्ट आपको आईटी कंपनीज पे देखने मिलेगा। इसके अलावा इस कंपनी की बायबैक पे बोर्ड की बैठक भी है, तो इसके चलते ये कंपनी आपके खास रडार पर रहनी चाहिए। केपीआर मिल्स 5:1 के स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है तो एडजस्टमेंट होगा। जस्ट डायल
रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर जो है वो आज बंद हो जाएगा। भाव जो है 1022.25 का है। NCDX पे आज सिर्फ 5 बजे तक की ट्रेडिंग होगी। तकनीकी बदलाव की वजह से एक दिन के लिए ट्रेडिंग जो है उसका टाइम थोड़ा हाफ डे फ्राइडे को सीधा सीधा बताओ। हाफ डे है मृत्युंजय को हाफ डे आज, मृत्युंजय को हाफ डे, लेकिन नहीं, पर सिर्फ NCDX बाकी पर, जगह MCX तो पर रहेगा ना। खाली अच्छा MCX वगैरह रहेगा। MCX रहेगा। बाकी जगह इंटरनेशनल मार्केट भी चालू Thank रहेगा। God। मैं सोचा हमारे तो कभी ऐसा हुआ नहीं, खाली कमोडिटी वाले क्यों एंजॉय करें लाइफ, है ना। चलो ठीक है, और सबके लिए दिक्कतें बराबर बढ़ है। जाएगी, एक जगह रेट्स नहीं आएंगे। हाँ, एग्री वालों के लिए प्रॉब्लम होगी। करेक्ट। चलिए, बाकी प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है BLS इंटरनेशनल में 10% से कम करके अब इसको 5% कर दिया गया है। पॉलीप्लेक्स कॉर्प 17 रुपये के डिविडेंड की आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। कुछ AGM से आज वहाँ पे नजर रखेगा। ONGC की है 11 बजे AGM है ये। पावर ग्रिड, इसके अलावा REC, BML, SBI लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा और रुचि सोया, इन सारी कंपनीज की AGM है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की खबरें क्या हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको आईटी कंपनीज पर नजर रखनी होगी क्योंकि एसेंशियल के जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफी मजबूत हैं। अब देखिए, इनकी जो कुल आय है इस तिमाही में उसमें 24% तक की बढ़त आते हुए दिखे। इसके साथ ही इनका जो मुनाफा है उसमें 10% तक की बढ़त आते हुए दिखे। मार्जिन इस बार 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर 14.6% पे आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही इनकी जो न्यू बुकिंग्स हैं उसमें एक बढ़त आई है। ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है $15 बिलियन पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 7% तक की बढ़त इस बार आते हुए दिखी है। गाइडेंस आप देखिए 12 से 15% तक कंपनी ने दिया है, जो कि एनालिस्ट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके नए अधिग्रहण से, और इसी के चलते हाई लेवल पर है, तो ये पॉजिटिव है। केवल एक ही कंसर्न है, इनका जो अट्रीशन रेट है वो 19% पर पहुंच चुका है, 7% से बढ़कर। लेकिन ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो काफी मजबूत है, गाइडेंस भी मजबूत है। इसके साथ ही AB कैपिटल पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के IPO को मंजूरी मिल चुकी है। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक ये इश्यू खुला रहेगा। जो प्राइस आती हुई दिख रही है वो 695 से लेकर 712 का प्राइस बैंड है। 20 शेयरों का लॉट साइज है। इसके साथ ही आप देखिए जो टोटल इश्यू साइज है 2768 करोड़ की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो AB कैपिटल के शेयरधारक हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन किया जा रहा है 5% के आसपास का। 19.44 लाख शेयर्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगे AB कैपिटल और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, तो ये पॉजिटिव है। इसके साथ ही इंडियन बैंक पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे 2 अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया है कंपनी ने। तांत्या कंस्ट्रक्शंस और साथ ही कीर्तापुर जो कंस्ट्रक्शन हाईवे है, ये 2 अकाउंट्स हैं जिनको उन्होंने फ्रॉड घोषित किया है। टोटल मिला के 316 करोड़ का इनका टोटल एक्सपोजर था, लेकिन बैंक ने ये कहा है कि ऑलरेडी ये दोनों अकाउंट्स पर प्रोविजनिंग पूरी करके रखी है, तो इस पर आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए काफ़ी सारे खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। आइए एक बार मानसी से भी कुछ और खबरों के बारे में जानते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर रखिए। SBI फंड मैनेजमेंट ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी में हिस्सा जो है इनका बढ़ गया है, 7.4% से हिस्सा बढ़कर 7.76% हो गया है। डिश टीवी पर नजर रखिए। येस बैंक ने EGM कंडक्ट करने के लिए यहां पर एक लेटर लिखा है। दरअसल बोर्ड रिकंस्टिट्यूट करने को लेकर ये बात चल रही है। 21 सितंबर को ईमेल के माध्यम से एक लेटर लिखकर EGM कंडक्ट करने के लिए येस बैंक ने डिश टीवी को इंसिस्ट किया है। बल्क डील है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी पर BNP पारिबा आर्बिट्राज ने करीब 4.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है, 575.15 प्रति शेयर के दाम पर। इनसाइडर ट्रेड टीम लीज पर है। प्रमोटर ने करीब 85,484 शेयर्स खुले बाजार में 22 से 23 सितंबर के बीच जहां पर खरीदे हैं, तो इस पर नजर रखनी होगी। और साथ ही इनफैक्ट खुले बाजार में बेचे हैं टीम लीज पर प्रमोटर ने 22 से 23 सितंबर के बीच 85,484 शेयर, तो इस पर नजर रखिए। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में प्रमोटर ने खरीदारी की है 78,890 शेयर्स की 21 से 22 सितंबर के बीच। ओके, तो यह है आपके लिए कुछ खबरें और फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन भी होता हुआ। आइए आशीष से जाने आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या है आज फॉरेन रिपोर्ट्स का एक्शन। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,236 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने वेल वर्स्ड हेल्थ में 25% स्टेक का जो एक्विजिशन किया है
और ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है इसके अलाइनमेंट के साथ ही है ये एक्विजिशन। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो इनका व्यू ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है, क्योंकि 4177 की क्लोजिंग है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य फिलहाल दे रहे हैं, लेकिन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। जी एंटरटेनमेंट पर देखिए लगातार ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 320 रुपए से बढ़ाकर सीधे 400 रुपए कर दिया है। 318 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इस मर्जर से आगे जाकर बेहतरीन वैल्यू क्रिएट होगी और फिलहाल जो कंपनी के वैल्यूएशन है बहुत सस्ते और आगे जाकर जो मल्टीपल है वो एक्सपांड होते हुए नजर आएगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, 620 रुपए का लक्ष्य दिया है और ये कह रहे हैं कि इसका औसत लक्ष्य जो है 578 रुपए के आसपास है और 571 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। एलएनटी पर नजर रखेगा, जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1940 रुपए का लक्ष्य ले, 1770 रुपए की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि भारत में जो केपेक्स साइकिल्स की शुरुआत हो रही है वहां पे एक बढ़त देखने को मिल रही है, इसका सीधा बेनिफिशियरी है और अगले 5 साल में कंपनी का एम है कि वो अपनी टॉप लाइन यानी बिक्री को दुगना करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी अपसाइड आपको एलएनटी में देखने को मिल सकती है। 1940 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और अंत में स्टील कंपनीज पर भी नजर रखिएगा क्योंकि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर ये मान रहे कि टाटा स्टील जो है इनकी प्रेफर्ड पिक है और ये खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं। 1950 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया और 1318 की क्लोजिंग है और जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी खरीदारी की राय देने 810 रुपए के लक्ष्य लिए। ये मान रहे कि स्टॉक में तेजी तो आई है लेकिन फिलहाल भी देखें तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नजर आ रहा है, इसके लिए जो 2 दिग्गज स्टील कंपनीज है यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। करिएगा फोकस करता है हमारे सारे एक्सपर्ट्स पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। स्क्रीन पर दिख रहे हैं मुझे सचिन जी, राकेश जी और सुमित जी। और दीप, मैं आज शुरुआत करूंगा सुमित जी से। पूछिए क्यों? कोई आदमी कभी कभार एकदम टाइम से जल्दी आए तो उसे उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बंसल जी आप कल से लेट आना शुरू कर दें। सबसे पंक्चुअल बंसल जी हैं, सबसे पंक्चुअल। और सर याद है 2 दिन पहले जब हमने शुरुआत जल्दी शुरू करी थी तो सबसे पहले बंसल जी उस दिन भी। और अच्छा, बंसल जी हमारे संकट मोचक भी हैं। कभी कभार हमारे समझो कोई कनेक्शन लूज हो गए, जैसे कल हुए थे 2-3 जनों के कुछ हो गए, तो बंसल जी का ना तो कनेक्शन कभी लूज हुआ आज तक, कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं है भगवान की दया से, न मतलब वो कभी लेट होते हैं। तो बंसल जी आप है ना सुमित जी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल से मैं लेट आना शुरू कर दूंगा, भाई मैं रोज टाइम से आता हूँ तो मेरी वैल्यू नहीं है। आपकी तो बिल्कुल है, लेकिन सुमित जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। बिल्कुल अनिल जी, मैं समझ गया एकदम। गुड मॉर्निंग जी। तो अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है गोदरेज इंडस्ट्री। गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है ऊपर में 620 रुपए से लेके 640 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले और गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करे। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 570 का और ऊपर में टारगेट 620 से लेके 640 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज है पहला स्टॉक आज का खरीदारी करने के लिहाज से सुमित जी की पसंद। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी मतलब कि हौसला अफजाई के लिए सुबह सुबह शुक्रिया। मैं बिल्कुल अनिल जी पंक्चुअल रहूंगा। मतलब कि किरण जी से एक गलत आदत ली है वो म्यूट करने वाली, तो हर चीज गलत नहीं अनिल जी कैप्चर करता बाय डिफॉल्ट। मतलब कि ये तो एकदम खून के अंदर आ गया है पंक्चुअलिटी ना, तो ये नहीं जाएगी। और अनिल जी आज जो पिक ऑफ द डे है काफी स्पेशल पिक है, थोड़ा सा फंडामेंटल टेक्नो फंडा पिक है। ये पहले भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा हुआ है। स्टॉक है मिसेस बेक्टर फूड और 4 कारण अनिल जी पिक करने के। पहला है तो देखिए क्रेमिका बिस्किट बनाती है और इंग्लिश ओवन, ब्रेड एंड ओवन सबको मालूम है, बट साथ में अनलॉकडाउन थीम है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स यानी कि जैसे मैकडॉवेल्स, केएफसी, पीवीआर भी ओपन हो रहा है, इनको भी बंस वगैरह सप्लाई करती है और ये अनलॉकडाउन थीम में कैचअप होगा। दूसरा, जिस तरीके से अनिल जी जी बिजनेस ने रिवेंज टूरिज्म करा था, तो रिवेंज टूरिज्म इसका भी बेनिफिट होगा और काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 2.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। मात्र 2400 करोड़ की मार्केट कैप है। 2400 की एनर्जी मार्केट कैप ये डिजर्व नहीं करता। एटलीस्ट 25-30% स्टॉक यहां से बढ़ना चाहिए। टू मी ये डार्क हाउस है, लो हैंगिंग जैक फ्रूट है। 399 का स्टॉप लॉस है और एकदम जो शॉर्ट टर्म वाले टारगेट हैं वो है 428 से लेकर 430 के। अच्छा, हमारे काफी कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी ये मतलब
जो भी ये स्टॉक के नाम आता है, और कुणाल जी के अलावा और किसी को नॉलेज हो तो भी बताओ, ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ये हॉर्स हमेशा डार्क ही क्यों बोला जाता है ना? व्हाइट हॉर्स में क्या प्रॉब्लम है? डार्क हॉर्स है, डार्क मतलब व्हाइट हॉर्स हुआ तो व्हाइट वाला मतलब और ज्यादा सुंदर दिखता है वो तो। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं जब से ये सोच रहा था कि डार्क हॉर्स का हिंदी अनुवाद क्या होगा। काला घोड़ा। अनिल जी, मैं सोच रहा था डार्क हॉर्स का हिंदी अनुवाद क्या होगा। इसको काला घोड़ा तो आप काला घोड़ा तो कह नहीं सकते अनिल जी। क्यों? मेरे ख्याल से अनिल जी छुपा रुस्तम कहना चाहिए अनिल जी, डार्क हॉर्स को छुपा रुस्तम। ये एंगल से सोचा नहीं। बाकी काला घोड़ा हमारे मुंबई में एक बहुत बड़ी फेमस सी जगह है जहाँ पर आर्ट फेस्टिवल होता है हर साल, और वो लोग बड़ा इंतजार करते हैं। तो काला घोड़ा अच्छी जगह है, ऐसा मतलब आप काला घोड़ा को नेगेटिव मत समझो। हम लोग जी, छुपा रुस्तम, ओके, लेकिन इस पे विचार कीजिएगा। देखो, मैं और राकेश जी काला घोड़ा गए थे। अच्छा, आप गए थे, ओके ओके। तो चलिए, डार्क हॉर्स से आपका मिसेस बैक्टर्स फूड। टारगेट क्या दिए बंसल जी ने? 428। बंसल जी, डार्क हॉर्स के टारगेट इतने छोटे 428 400, थोड़े बड़े तो दो सर। नहीं अनिल जी, मैंने देखिए बोला 25% एटलीस्ट बढ़ना चाहिए स्टॉक, बट क्या है कि अनिल जी 428-30 के बाद जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, वहां पर टारगेट हिट की स्टैंप लग जाएगी। तो ये तो पिक ऑफ द डे है, छोटे छोटे टारगेट दिए, बट एटलीस्ट 25-30% स्टॉक यहां से बढ़ना चाहिए। चलिए बढ़िया, 25 से 30% तक की तेजी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए 428-430 टारगेट। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। दीपांशु, अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज पे अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि लगातार 15 सेशंस के बाद यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप्स के संकेत आए हैं। जिस तरीके से कल की प्राइस एक्शन थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट क्लोज इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी दिया है। एंड अगर थोड़ा सा डेटा और देखें तो ट्यूसडे के सेशन में जो इसने एक बुलिश हैमर बनाया था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1400 के आसपास, वहाँ पर ही इसने एक फर्म रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये स्टॉक अराउंड 1540 के आसपास के स्विंग्स बनाना चाहिए। सो खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेज में, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1470 का, इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 1505 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1540 का। 1505 का टारगेट, सिर्फ 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, इतना छोटा? अली जी, ये फ्यूचर्स के लेवल्स दिए है। 1478 का कल का फ्यूचर्स का क्लोज है। ओके, सो 1470 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, एंड 1505 का फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे के लिए। ओके, तो फ्यूचर्स के हिसाब से एडजस्ट करें, 4 रुपए ऊपर फ्यूचर्स प्रीमियम पर। ओके, फर्स्ट क्लास। बंसल जी सुप्रभात, माफ कीजिएगा कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, कल एक्सेंचर के जो परिणाम आए हैं अनिल जी बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे लगता है अनिल जी आईटी स्टॉक्स में आपको एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। कल ही उसके कुछ संकेत हमें चार्ट्स पर दिख गए थे, लेकिन आज अनिल जी मुझे लगता है कि पूरी तेज़ी दिखेगी। और उसमें KPIT टेक को मैंने चुना है अनिल जी, जिसका चार्ट बहुत ही शानदार है। कल बंद होते समय बाजार एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 380-385 के लेवल्स दिखाएगा। आज इंट्राडे के लिए 370 का टारगेट है, 370 के टारगेट से बाय करें, 340 पर स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय KPIT टेक्नोलॉजी में। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। अनिल जी, सुबह सुबह की शुरुआत है तो सॉफ्ट और सब्टल शुरुआत करेंगे, एकदम सॉफ्ट शुरुआत करेंगे और स्टॉक कड़क रहेगा। जैसे कुणाल जी ने कहा आईटी की बात, तो आईटी से ही स्टॉक है, ये है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की राय है। क्वार्टरली ग्रोथ तो स्टेडी रहा, मार्जिन भी स्टेडी रहे, और जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की पिछले क्वार्टर की वो भी काफी प्रॉमिसिंग थी। मैन्युफैक्चरिंग जो इनका मेन गढ़ है, जो इनके बिजनेस का रेवेन्यू सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में है। 25% एबिट CAGR ग्रोथ हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। तो एक्सेंचर के नतीजों की जो कुणाल जी ने बात की, एकदम सही, अच्छे नतीजे और बहुत रोबस्ट नतीजे आए हैं। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकता है, 500 रुपए का टारगेट। ओके, 500 रुपए के टारगेट के साथ आपकी कोई जूम पे, MS टीम्स पे या वीडियो कॉल पे कोई कुणाल जी और सिद्धार्थ सैदानी साहब आप दोनों की शिखर वार्ता हुई थी क्या कल? जी नहीं,
दोनों के स्टॉक एक साथ आए, केपीआईटी और बिरला टेक, लेकिन हो नहीं पाई अनिल जी। केपीआईटी और बिरला टेक एक ही कंपनी से, मतलब एक ही परिवार से निकले हुए दो भाई है, बराबर ना जी सिद्धार्थ जी? अनिल जी करण अर्जुन है। ओके, इतने जुड़ो है, ये नहीं पता था। ओके चलिए, तो ये है दोनों ही स्टॉक पसंद आते हुए, केपीआईटी और बिरला सॉफ्ट। ये है राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से और कुणाल जी की तरफ से खरीदारी करने के। आइए कुछ और स्टॉक जो रहेंगे एक्शन में, उन पर किया जाए फोकस। सिद्धार्थ जी, आदित्य बिरला कैपिटल, इस स्टॉक पर राय दें। फाइनली इश्यू आ रहा है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का, इसकी डेट्स आ चुकी हैं। 29 सितंबर को खुलेगा, 1 अक्टूबर को बंद होगा। 695 से 712 का प्राइस बैंड बताया जा रहा है। आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिलहाल आरओसी की अप्रूवल आ चुकी है। 113 आदित्य बिरला कैपिटल, और जाहिर सी बात है कि आदित्य बिरला कैपिटल के लिए वैल्यू अनलॉकिंग वाला भी मामला, प्लस आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर धारकों के लिए एक कोटा भी इसमें रिजर्व रहेगा अलग से लगाने के लिए। बताएं सर। एकदम आपने सही कहा अनिल जी कि ये वैल्यू अनलॉकिंग का मामला है। शेयर धारकों के लिए फायदा होगा। और जिस हिसाब से आदित्य बिरला की जो म्यूचुअल फंड नाम है वो काफी सक्सेसफुल है, स्ट्रॉन्ग AUM है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिस हिसाब से ग्रोथ है वो तो लाजवाब ग्रोथ है। चाहे आप वो HDFC AMC या निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट या किसी की भी बात करें, तो मैं मानता हूं कि ये डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है AB कैपिटल के लिए। आपको बने रहना चाहिए। ओके, तो AB कैपिटल के लिए पॉजिटिव खबर है। एक और IPO आने की तैयारी में है, एक नई लिस्टिंग आज होने वाली है, और कल जो IPO बंद हुई है उसने लगाए हैं नए रिकॉर्ड्स। पारस डिफेंस, सचिन जी एक राय जरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट पर भी दीजिए, क्योंकि पारस डिफेंस के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा कामकाज होता है, साथ में ये काफ़ी ऑर्डर्स देते हैं पारस डिफेंस को, साथ ही सेम सेक्टर की कंपनी है, सिमिलर कारोबार भी है। BEL में थोड़ा एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। कल थोड़ा मूव आया था पर कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है। डेफिनेटली कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल उसने क्रॉस किया था एंड एक फ्रेश लाइफ हाई ज़रूर बनाया, बट क्लोजिंग बेसिस पे ये मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लग रहा है 210 जैसे ही ब्रेक हो जाता है, एक पैटर्न जिसे हम बुलिश पेंडेंट बोलते हैं, वो पर्टिकुलर पैटर्न रीएक्टिवेट होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 204 के आसपास का। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक ये ट्रेंड मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए। ओवरऑल पैटर्न के टारगेट्स देखें तो लगभग 222 के आसपास के स्विंग बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो ज़रूर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। कंडीशनल कॉल होगा 210 के ऊपर लेने के लिए, 222 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 204 का। ओके, तो ये है आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लोज रिलेशन है पारस डिफेंस के साथ, हमारी रिसर्च टीम बता भी रही है। 18% जो पारस डिफेंस की आय आती है वो BEL से आती है, तो नज़र रखिएगा इस काउंटर पर। चलिए नज़र रखते हैं कुछ और काउंटर्स जो आज फोकस लिस्ट में आने वाले हैं। इंडियन बैंक, सुमित जी, इन्होंने कहा है कि 2 कंपनीज के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया गया है। करीब 316 करोड़ का एक्सपोजर है। इंडियन बैंक कल थोड़ा सुस्त भी था, हालांकि बाकी बैंक्स में अच्छा एक्शन रहा। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दिवांशु देखिए, वैसे तो स्टॉक बढ़िया दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। छोटा मोटा अगर कोई डिप आता है 128 125 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। स्टॉक के अंदर जैसे ही ऊपर में 134 135 का लेवल निकलेगा, 134 135, तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर 145 से 150 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ समय में इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए डिप्स में करें खरीदारी, ये है राय इंडियन बैंक पर आपके लिए। गोदरेज एग्रोवेट, बंसल जी इसके चार्ट पर राय दें, क्योंकि सोयाबीन के प्राइसेस में एक काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, और जो ये एनिमल फीड्स बनाते हैं उसमें काफ़ी बड़ा इस्तेमाल भी होता है सोयाबीन का। गोदरेज एग्रोवेट चार्ट्स पर कैसा लगता है? वैसे तो कल थोड़ा सुस्त था। देखिए दीपांशु, सुस्त था, स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया हुआ। और खास बात क्या है कि 640 एक अहम सपोर्ट है, 640 एक अहम सपोर्ट है, वो सपोर्ट इंटैक्ट है, पैटर्न भी बढ़िया है। तो जिनके पास है और खरीदना चाहते हैं, 640 सपोर्ट है, और ऊपर में स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 670 के अराउंड। तो 670 के टारगेट शॉर्ट टर्म में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज एग्रोवेट। 670 के टारगेट्स के लिए नजर रखें। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे वही होगा जो कल हमने BT एस्टीमेट दिया था, डिवीज लैब। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5175, और मुझे लगता है ये 5300 तक जाना चाहिए। 5300 डिवीज लैब खरीदारी करें। कल भी अगले साहब इस बुलिश से डेज हाई पर काउंटर कल बंद होते हुए दिखा है, और फार्मा स्टॉक्स पर भी थोड़ा एक्शन आपको फिर से बनते हुए दिख सकता है।
दिखेगा एक्शन कुछ और स्पेसेस पर भी। होम फर्स्ट फाइनेंस, कुणाल जी इस पर अपनी राय दें। बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज ने करीब 5.25 लाख शेयर्स बेचे हैं 575 के भाव पर। होम फर्स्ट पर कोई राय सर? देखिए कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है काफ़ी अरसे से दीपांशु। मुझे एक ब्रेकआउट की संभावना दिख रही है। ब्रेकआउट होगा 615 रुपए के ऊपर और कल बंद हुआ था ये 600 रुपए के आसपास। तो 615 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर डेफिनेटली इसमें और बड़ा अपसाइड बन सकता है। तो इसको रडार पर रखें आज पूरे दिन। 615 के ऊपर बंद हो जाए तो इसमें बाय करें। फिर मुझे लगता है इसमें 670 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। 615 के ऊपर खरीदारी करें। ओके 615 के ऊपर खरीदारी की राय रहेगी। तो होम फर्स्ट फाइनेंस इस पर रखनी है नजर। सचिन जी टीम लीज इस पर भी जरा अपनी राय दें। यहां पर भी हमने देखा है प्रमोटर ने करीब 85,000 शेयर्स खुले बाजार में बेचे हैं। टीम लीज पर राय? दीपांशु वीकली चार्ट्स पे थोड़ी सी एक्शन, प्राइस एक्शन थोड़ी सी नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक इनगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। प्लस अगर इसका वीकली RSI देखें तो वहाँ पर एक डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ से उछाल ज़रूर आ सकता है अराउंड 4600 4580 के आसपास, बट मुझे लग रहा है वो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बन चुका है। सो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है नीचे जो सपोर्ट बेस है लगभग अराउंड 4020 के आसपास, वो पर्टिकुलर लेवल एक आइडियल लेवल होगा स्टॉक में री एंटर करने के लिए। सो फिलहाल तो स्टॉक को अवॉइड कीजिए। अगर 4000 के लेवल्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक वैल्यू ऐड बन सकता है। बट अगर पुल बैक भी आ जाता है तो 4600 के आसपास सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। ओके तो ये है आपके लिए टीम लीज जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। कुछ और काउंटर्स पर जहां पर आपको मूव आते हुए दिखेगा। वेदांता जिस पर अनिल जी और मैं आज सुबह बात भी कर रहे थे, वागले साहब जरा इसकी चार्ट पर राय दें। 300 के आसपास पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है। न्यूयॉर्क में जो इनके ADRs हैं उनको डीलिस्ट करेंगे। भारतीय बाजार में ऑफकोर्स एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। वेदांता पर अपनी राय दें वागले साहब। दीपांशु 290 320 ये वेदांता की रेंज है। मुझे नहीं लगता इसको वॉयलेट करेगा। तो एनी मूव टुवर्ड्स 290 292 293 294 अगर आता है तो इसमें बाय करके होल्ड करें। 315 318 तक के मूव कुछ दिनों में आपको मिलना चाहिए। 320 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इतने इजीली क्रॉस नहीं होगा, और जब होगा तो फिर मैं सीधे 340 की बात करूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके 340 पिछली बार भी रनअप में वहीं पर पहुंचा था और उसके बाद एक्स डिविडेंड हुआ 18.5 रुपये का। और ये अगर 300 रुपये का भाव आपको दिख रहा है तो ये समझ के चलें 318 319 का भाव है डिविडेंड से पहले का।